प्यारे बच्चों, आज से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे, चाल, दूरी एवं समय पे, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और एडवांस्ड लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे, जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा। हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज से स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, दैट इज टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। यानी कि चाल गुणे समय बराबर दूरी। अब इसी फॉर्मूला को अगर टाइम हमें कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या फिर अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इनकी यूनिट्स को भी इंपॉर्टेंटली देख लेते हैं। अगर हमारा जो टाइम है, हम अगर टाइम को मेजर कर रहे हैं सेकेंड्स में, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं वो मीटर्स में, तो हमारी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यूनिट्स का हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम आप सेकंड में मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस आप किलोमीटर में मेजर करो, तब फिर क्वेश्चन है प्रॉब्लम आ जाएगा, यूनिट्स का इशू आ जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो अगर टाइम सेकंड्स में है तो डिस्टेंस मीटर्स में होगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा। या फिर टाइम आवर्स में हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में, और स्पीड उस केस में किलोमीटर पर आवर kmph में होगा। ठीक है। नाउ लेट अस से कि किसी क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, बट हमको उस क्वेश्चन में बाकी इंफॉर्मेशन सेकंड्स में दिया है या मीटर्स में दिया है, तो हमें ऑब्वियसली इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो एज वी नो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सिमिलरली एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब ये 2 जीरो अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 2 10, 18 2 36, तो 1 किलोमीटर पर आवर हमारा आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो वहाँ पे 5/18 का रेसिप्रोकल यानी कि 18/5, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड विल बी इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है हमको, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो यहाँ पे 3 केसेस हमारे हो सकते हैं टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। या तो हमारा स्पीड कांस्टेंट हो, या टाइम कांस्टेंट हो, और या फिर डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में से कोई सिनेरियो हो सकता है। पहला केस हम लेके चलते हैं कि जबकि हमारी स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा टाइम इंक्रीज करेगा, यानी कि सेम स्पीड से अगर हम ज़्यादा समय तक चलेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारी डिस्टेंस होगी वो भी बढ़ेगी, ज़्यादा हो जाएगी। वाइस वर्सा अगर हम अपने टाइम को डिक्रीज करेंगे, यानी कि हम कम समय तक चलेंगे, तो हमारी डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी। यानी कि जब हमारा स्पीड कांस्टेंट होगा तो टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, अनुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। तो यानी कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो अगर 2 केसेस में हमारी स्पीड सेम है और टाइम हमारा t1 और t2 है, तो t1/t2, और डिस्टेंस अगर हमारी d1 और d2 है, t1/t2 विल बी इक्वल टू d1/d2। टाइम और डिस्टेंस का रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप दिस केस इज क्लियर। सेकेंड केस हो सकता है हमारा जबकि टाइम कांस्टेंट हो। तो अगर हमारा टाइम सेम है, 2 केसेस में टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है, तो हमारी स्पीड
और डिस्टेंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे। यानी कि जैसे जैसे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो भी बढ़ती जाएगी। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी स्पीड कम होगी वैसे वैसे जो डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो कम होगी, क्योंकि टाइम तो सेम ही है, इतनी देर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम कहें कि हमारी स्पीड S1 और S2 है दो केसेस में, तो S1 अपॉन S2 विल बी इक्वल टू D1 अपॉन D2। ये दो केसेस तो आसानी से समझ में है। अब जो थर्ड केस है हमारा, जहाँ पे कि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है। जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो हमें पता है कि टाइम इनटू स्पीड जो हमारा है वो डिस्टेंस के बराबर है, और यही कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट है। तो यानी कि टाइम इनटू स्पीड हमारा कांस्टेंट है। तो अगर टाइम इनटू स्पीड कांस्टेंट है तो लेट अस से कि एक केस में हमारा टाइम t1 है, डिस्टेंस s1 है, और दूसरे केस में टाइम हमारा t2 है, डिस्टेंस s2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, यानी कि t1 इंटू s1 विल बी इक्वल टू t2 इंटू s2। ये दोनों बराबर होंगे और ये किसी डिस्टेंस के बराबर होंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम इस t2 को यहाँ नीचे की तरफ ले आएँ, s1 को नीचे ले जाएं, तो t1 अपॉन t2 विल बी इक्वल टू s2 अपॉन s1। या फिर यूँ कहें कि अगर टाइम इंटू स्पीड हमारा कांस्टेंट है, t इंटू एस अगर हमारा कांस्टेंट है, तो टाइम हमारा स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जब हमारा टाइम इंक्रीज करेगा इस केस में, तो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रखनी है। या फिर हमने टाइम को डिक्रीज किया तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहां पे भी जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। सेकंड चीज़ क्या है कि जब भी ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं तो मेक श्योर टू पॉज द वीडियो को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में ही उसका सॉल्यूशन देखना है। भले ही वो क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो, पर हर एक क्वेश्चन में पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन और प्रैक्टिस से ही जो हमारा एक्यूरेसी है वो बढ़ता है किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए। शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूनम कवर्स 54 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। 54 किलोमीटर की दूरी पूनम 3 घंटे में तय करती है, तो पूनम ने 36 मिनट में कितनी दूरी तय की। अब यहां पे हमको सेकंड वाले केस में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। क्या चीज दोनों केसेस में सेम है, सबसे पहले हमें यह समझना है क्या चीज सेम है। डिस्टेंस अलग अलग होगा, टाइम अलग अलग है, लेकिन स्पीड हमारा जो है वो दोनों केसेस में सेम है। स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड दो केसेस में सेम है, तो सीधी सी बात है जो हमारा डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि d1 अपॉन d2 विल बी इक्वल टू t1 अपॉन t2, ठीक है। अब पहले केस में हमारा जो टाइम है वो 3 आवर्स है, यानी कि t1 की वैल्यू हमारी क्या है 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स है। सेकेंड केस में t2 हमारा 36 मिनट्स है। d1 की वैल्यू हमको पता है, d1 है 54 किलोमीटर, d2 की वैल्यू हमको नहीं पता है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 36 5 ज़ा 180, 5 आ गया, तो यहाँ से हमारा 5 टाइम्स d2 इज इक्वल टू 54, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5 यानी कि 10.8 किलोमीटर्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी, तो उससे हमने कंक्लूड किया कि डिस्टेंस का रेशियो और टाइम का रेशियो सेम होगा। d1 अपॉन d2 विल बी इक्वल टू t1 अपॉन t2, और यहाँ से हमने d2 की वैल्यू निकाली, डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, जो 36 मिनट्स में पूनम ने ट्रैवल किया, 10.8 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 2.8 घंटे में 2.5 आवर्स में 2.5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 36 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे पहले वाले केस में जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया है वो घंटों में दिया हुआ है, और बाद में जो हमसे इन्फॉर्मेशन पूछा है वो सेकंड्स में पूछा हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो स्पीड निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो स्पीड हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
यानी कि 60 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 2.5, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। अब 25 से काटा पीटी करेंगे, सो दिस विल बिकम 24, यानी कि हमारी जो स्पीड है वो आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें 36 सेकेंड्स में तय की गई दूरी निकालनी है। तो हमें पता है कि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें यहाँ पे काटा पीटी नहीं मचानी है, क्योंकि अभी हमें ऑलरेडी डिस्टेंस हमारा निकालना इंपॉर्टेंट, हमें स्पीड तो निकालनी नहीं है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड की वैल्यू आ गई, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड्स में जो है हमारा, तो हमारी डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। अब काटा पीटी मचाते हैं, 18 2 ज़ा 36, 24 इंटू 5 इंटू 2 10, 24 इंटू 10 यानी कि 240 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन फर्स्ट 2 आवर्स। एक कार पहले 2 घंटों में क्या करती है, पहले 100 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। फिर अगले 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। फिर अगले 30 मिनट में 32 किलोमीटर चलती है। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, क्या होगी। ठीक है, तो हमें एक तरह से एवरेज स्पीड निकालनी है, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा नहीं है, बट हमें समझ सकते हैं कि हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर एक जर्नी हम कर रहे हैं जिसमें कि लेटेस्ट से जो शुरू का कुछ समय है हमारा, ये डिस्टेंस मान लिया d1 है, और ये हमने t1 टाइम में कंप्लीट किया, इसके बाद में कुछ डिस्टेंस d2 है, d1 d2 से घबराना नहीं है, ठीक है। ये बस एक नंबर है कोई, जिसकी जगह पे हमने एक वेरिएबल लिखा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो d2 डिस्टेंस ये t2 टाइम में कवर किया, और फिर d3 डिस्टेंस t3 टाइम में कवर किया। अब ये और भी डिस्टेंसेस हो सकती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा अगर हमें पूरे की पूरी जर्नी का अगर हमें स्पीड निकालना हो, तो जो हमारी स्पीड होगी वो होगी, हमें टोटल डिस्टेंस सम करना पड़ेगा कि कुल दूरी कितना तय किया है और कुल समय कितना लगाया है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही हमारा स्पीड आ जाएगी। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास 3 डिस्टेंसेस है, तो स्पीड हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी स्पीड को निकाल लेंगे, यही एवरेज स्पीड होगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमें डिस्टेंसेस की वैल्यू भी दिया हुआ है और टाइम की वैल्यू भी दिया हुआ है, तो स्पीड ओवर इंटायर जर्नी हमें निकालनी है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल हमारी डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर्स प्लस 120 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स प्लस 1 आवर प्लस 30 मिनट यानी कि 0.5 आवर्स। तो 100 प्लस 120 प्लस 32 220 प्लस 32 252 बटे 3.5। ठीक है, अभी डेसिमल को हटा के ऊपर 0 कर देते हैं। फिर पहले इसको 7 से काटा पीटी करते हैं, 5 बचेगा, 7 3 ज़ा 21, 360/5 5 से काटा पीटी करते हैं, दिस विल बिकम 72 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में हमसे किलोमीटर पर आवर में तो स्पीड पूछी नहीं है, क्वेश्चन ने पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो बस कन्वर्ट कर देते हैं, 72 इंटू 5/18 कर देंगे, 18 4 ज़ा 72, 18 चौको 72, यानी 4 इंटू 5 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। रमन और राघव कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं। यदि रमन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और राघव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का क्रमशः अनुपात क्या होगा। हमें समय का अनुपात पूछ रहा है। रमन और राघव कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, यानी कि जो ये केस है हमारा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, क्योंकि कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं डिस्टेंस तो सेम ही होगा दोनों के लिए, तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है या कांस्टेंट है।
तो अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो स्पीड का अनुपात होगा उसका उल्टा टाइम का अनुपात होगा। हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं, यानी S1/S2 विल बी इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो ऑलरेडी गिवन है। भाई रमन के केस में हमारा स्पीड कितना है, 30 है, और राघव के केस में 45 है। तो स्पीड का रेशियो हमको गिवन है, 30, 45, 15 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो 2:3 हमारा रेशियो आ जाएगा। स्पीड का रेशियो है 2:3। तो क्योंकि स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो ठीक इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि 3:2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि स्पीड जो है 1/t के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हमें गिवन है कि स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा टाइम होगा उसका रेशियो 1/2:1/3 होगा? बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, इस चीज़ में और ये जो चीज़ हमें गिवन है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एक ही बातें हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अगले सवाल में समझ में आ जाएगा कि अगर हमें टाइम का रेशियो 1/2:1/3 गिवन है, तो अब हमको क्या करना है, 1/2:1/3 इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है ताकि हम समझ सकें इसको आसानी से। तो हमें 2 और 3, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे, हर में जो मान है इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम का वैल्यू पहले वाले केस में 1/2 × 6 यानी कि 3 आ जाएगा, और सेकंड वाले केस में 2 यानी 3:2 हमारा इफेक्टिव रेशियो आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले केस में यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमें कोई दिक्कत नहीं था, हमने 2 और 3 को वैसे ही पलट के लिख दिया। लेकिन अगर हमारी 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, 3 वैल्यूज़ हों, 4 वैल्यूज़ हों, तब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्रोच कैसे करेंगे अपने आंसर को, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, ओके इसके बाद में शायद वो सवाल है, जयपुर से मुंबई जाने में एक कार को ट्रक से आधा समय लगता है, तो एक ट्रक को समान यात्रा तय करने में 30 घंटे लग जाते हैं। तो यदि कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रक की चाल क्या होगी? अब जयपुर से मुंबई जा रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस हमारी इस केस में भी कांस्टेंट है, चाहे कार हो चाहे ट्रक हो, दोनों ही जयपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है। और कार को ट्रक से आधा समय लग रहा है, यानी कि अगर हम कार और ट्रक की बात करें तो जो टाइम है, कार को अगर ट्रक को 2 घंटे लगेंगे तो कार को 1 घंटा लगेगा, आधा समय 1:2 का यानी कि अनुपात है। ठीक है, तो अगर टाइम का अनुपात 1:2 का है तो स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 2:1 का। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द कार इज गिवन 120 है, तो 2 की वैल्यू हमें गिवन है, 2 = 120 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 2 हमारा 120 किलोमीटर पर आवर होगा तो 1 निकल आएगा, 1 वैल्यू 120/2 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमर अकबर एंड एंथोनी आर गोइंग फ्रॉम वाराणसी टू पटना। अमर अकबर और एंथोनी वाराणसी से पटना जा रहे हैं। अमर अकबर और एंथोनी की जो चाल है वो 40, 60 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? अब ये वही क्वेश्चन है जो हम जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ दिया हुआ है, तीनों ही वाराणसी से पटना जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट है, ये बात तो हमें क्लियर है क्वेश्चन से ही कि जो हमारी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। स्पीड तो चलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, तो अब जब भी हमें किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है और 3 या 4 वैल्यूज़ गिवन हो, अब मान लेते हैं कि जो हमारी स्पीड की वैल्यूज़ हैं वो S1, S2 और S3 हैं। ठीक है, तो यानी कि जो स्पीड का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो आएगा S1:S2:S3। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 1/S1:1/S2:1/S3।
ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली अगर हमें टाइम का रेशियो गिवन हो किसी क्वेश्चन में, टाइम का रेशियो है T1 इज टू T2 इज टू T3, तो जो स्पीड का रेशियो है वो हो जाएगा 1/T1 टू 1/T2 टू 1/T3। वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें स्पीड गिवन है, तो स्पीड का रेशियो हमको पता है, अमर, अकबर और एंथनी का स्पीड का रेशियो है, स्पीड है 40, 60 और 80, यानी जो स्पीड का अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:3:4। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे तो नहीं पलट सकते ना वैल्यूज़ को, क्योंकि 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर स्पीड का रेशियो 2:3:4 है तो टाइम का रेशियो होगा 1/2:1/3:1/4। अब 2, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 1/2 हमारा हो जाएगा 12/2 6 आ जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा, 12/4 3 आ जाएगा, 6:4:3 ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और हम कर सकते थे जो हमने इन एनी केस किया ही है, पर क्योंकि हमें स्पीड का रेशियो गिवन है 2:3:4 और टाइम का रेशियो 1/2:1/3:1/4 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधे स्पीड की जो वैल्यूज़ हैं 2, 3 और 4 हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हमने 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लिया जो कि आया 12। अब इस एलसीएम में से हम बाकायदा एक लाइन से 2, 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि 12/2 हमारा आ जाएगा 6, 12/3 आ जाएगा 4 और 12/4 आ जाएगा 3, और यही हमारा टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर डिस्टेंस बनाते हैं, डिस्टेंस हमारी सेम है यहाँ पे। तो हम इस तरह से स्पीड के रेशियो से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, और यही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में, इसलिए इस चीज़ को भी समझना यहाँ पे ज़रूरी है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदिति जब अपनी गति 42 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा के 56 किलोमीटर प्रति घंटे करती है तो उसे निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम समय लगता है, तो अदिति द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। जब अपनी चाल को अदिति 42 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा के 56 किलोमीटर प्रति घंटा करती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि निश्चित दूरी है, यानी कि दूरी तो सेम है हमारी, यहाँ भी हमारा डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो पहले वाले केस में हमारी स्पीड थी 42, जो कि 42 से बढ़ के हो गई 56। अब अगर हम 14 से काटते हैं तो स्पीड का रेशियो है हमारा 3:4। अगर स्पीड का रेशियो है 3:4 तो टाइम का अनुपात आ जाएगा 4:3, ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। 4 और 3 के बीच का जो गैप है कितना है, 1 का ही है, तो यानी कि 1 यूनिट का ये जो गैप है ये हमारा 1 घंटे के बराबर है। अगर 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर है तो यानी कि हम किसी भी एक केस में टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले वाले केस में अगर हम टाइम निकालेंगे तो अगर 1 यूनिट 1 आवर है तो 4 यूनिट यानी कि 4 आवर होगा टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। पहले वाले केस में स्पीड है 42, टाइम हुआ 4 आवर, तो 42 इंटू 4 यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, ऑप्शन डी। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार हमारी एक निश्चित चाल से चल रही है और 54 मिनट में 126 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करती है, तो समान चाल से 294 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस केस में क्या है, हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, चाल जो है वो बराबर है दोनों ही केस में। स्पीड अगर हमारी कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल होंगे, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा डिस्टेंस, तो T1/T2 विल बी D1/D2। T1 हमारा कितना है 54 मिनट्स है, T2 हमें पता नहीं है, D1 पता है 126 है, D2 294 होगा। ठीक है, अब ये 126 294 किससे काटा पीटी करें,
6 से तो डिविजिबल है, तो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 6 4 ज़ा 24, 6 9 ज़ा 21/49, यानी कि 7 से फिर से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 और 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स T2 इज इक्वल टू 54 इंटू 7, 3 से भी काट देंगे 18 आ जाएगा, तो T2 हमारा हो गया 18 इंटू 7, 18×95, 18×100, 18×7, 126 मिनट। और 126 मिनट ये कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आवर्स 6 मिनट्स। ऑप्शन सी। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रेन हैज़ टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 990 किलोमीटर्स। एक ट्रेन को 990 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है और पहले 630 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है ट्रेन। तो यदि यह शेष दूरी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से तय करेगी तो शेष यात्रा पूरी करने में लगने वाला समय कितना होगा। टोटल डिस्टेंस हमारी है 990 किलोमीटर्स, जिसमें से कि 630 ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है, तो बचा हुआ डिस्टेंस हुआ हमारा 360 किलोमीटर्स जो बचा है, और 630 किलोमीटर्स को 7 आवर्स में किया है। ठीक है, तो स्पीड कितना होगा, शुरुआत का स्पीड कितना होगा, 630/7, 7 × 9 63, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। शुरुआत का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और बाद में हमें पता है कि इस स्पीड का 4/5 हो जाएगा, बाद की स्पीड यानी 4/5 × 90, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस पता है हमको, स्पीड पता है, टाइम निकल आएगा 360 डिवाइडेड बाई 72, यानी कि 5 आवर्स। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। Raj and Simran are running with their speeds in the ratio 3:4. If the difference in the time taken by them in covering 200 meters is 10 seconds. राज और सिमरन दौड़ रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात हमें दिया हुआ है, चाल का अनुपात है 3:4। ठीक है, और 200 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, यानी कि दूरी सेम है दोनों के लिए, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर दूरी हमारी बराबर है तो हमको पता है कि चाल का और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो हमें दिया है, चाल का अनुपात दिया है 3:4 है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनके द्वारा लिए गए समय का जो अंतर है वो 10 सेकंड है, और 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 4 - 3, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 10 सेकंड है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 10 सेकंड, तो अगर 1 यूनिट 10 सेकंड हो गया, यानी कि 4 यूनिट हमारा 40 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, या फिर 3 यूनिट हमारा 30 सेकंड हो जाएगा। 40 सेकंड से थोड़ा कैलकुलेशन आसान लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस हमारा 200 मीटर गिवन है। तो राज और सिमरन का ये केस है, तो यानी कि राज के केस में हमने टाइम निकाल लिया 40 सेकंड्स, तो राज की स्पीड कितनी आ जाएगी, 200 मीटर बटे 40 सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि उनकी चाल में अंतर कितना होगा। तो पता है राज की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड आ गई, सिमरन की स्पीड और राज की स्पीड का जो अनुपात है वो 3:4 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 और 4 के बीच का जो गैप है, अगर जो 3 है हमारा वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड। ये डिफरेंस आ जाएगा इनका, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मनोज ने अपनी चाल अपनी सामान्य चाल से 8/5 गुना कर दी, और इसकी वजह से वो सामान्य समय से 15 मिनट पहले अपने ऑफिस पहुंच गया। तो उसके द्वारा सामान्यतः कार्यालय पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा। तो यहाँ पे हमें पता है मनोज ने अपनी चाल बढ़ाई है, समय कम होगा क्योंकि दूरी तो दोनों ही केसेस में समान है, यहाँ भी हमारा डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। और हमको पता है, अच्छे से पता है हमें कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। और स्पीड हमें पता है कि उसने सामान्य चाल से जो अपनी चाल है वो 8/5 गुना कर दी है, यानी कि अगर सामान्य चाल उसकी 1 थी तो अब चाल उसकी 8/5 हो गई है। ठीक है,
5 से पूरे को गुणा कर देंगे, या हम पहले ही समझ लेते कि अगर 1 से 8/5 हुई है यानी कि 5 से 8 हुई होगी, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 5 से 8 हुई होगी, तो स्पीड हमारी अगर 5 से 8 हुई है तो टाइम के केस में ठीक इसका उल्टा मामला रहा होगा, यानी टाइम हमारा 8 से 5 हुआ होगा, टाइम का अनुपात 8:5 होगा। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि सामान्य समय से 15 मिनट पहले वो कार्यालय पहुंच गया। 8 और 5 के बीच का फर्क कितना है? 3 यूनिट का है। तो ये जो 3 यूनिट है हमारा टाइम, ये 15 मिनट के बराबर हो गया। तो अगर 3 यूनिट 15 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट हमारा 15/3 यानी कि 5 मिनट के बराबर हो गया। और ये जो पहला वाला केस है ये यूजुअल टाइम है उसका, ये तो स्पेशल केस था। ठीक है, तो हमें यूजुअल टाइम की वैल्यू यानी 8 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1 यूनिट हमारा 5 है तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 × 5 यानी कि 40 मिनट्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझने वाली है कि ये जो इंफॉर्मेशन लिखा है कि मनोज इंक्रीज्ड हिज स्पीड 2, या फिर यहाँ पे लिखा होता बाई, दोनों में बहुत बेसिक फ़र्क है जो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्पीड को इंक्रीज़ किया है, स्पीड इंक्रीज्ड टू 8/5 ऑफ यूजुअल, यानी कि अगर आमतौर पे उसकी स्पीड 5 थी तो अब उसकी स्पीड 8 हो गई है, 5 से 8 हो गई है। ठीक है, ये तब है जबकि 2 मेंशन्ड हो। लेकिन अगर यही लिखा होता स्पीड इंक्रीज्ड बाई 8/5 ऑफ हिज यूजुअल, बाकी कहानी सेम होती, बस 2 की जगह बाई आ जाता। बाई यानी द्वारा, यानी कि अब क्या हुआ कि स्पीड को उसने इतने से बढ़ा दिया है, 8/5 से बढ़ा दिया है। यानी कि अगर पहले उसकी स्पीड 1 थी तब उसकी स्पीड 8/5 से और बढ़ गई है। अब उसकी स्पीड 8/5 हुई नहीं है, 8/5 से बढ़ गई है। यानी कि 1 + 8/5 कितना होगा? 5 का एलसीएम ले लेंगे, 5 + 8 यानी ये हो जाएगा 13/5। या सामान्य तरीके से समझते तो अब 8/5 से बढ़ा दिया है, यानी कि अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी तो अब 8/5 से बढ़ाया, यानी 5 के लिए उसने 8 की वृद्धि की होगी। तो अगर पहले 5 थी तो अब 8 और बढ़ा दिया, यानी कि अब जो उसकी नई स्पीड है वो 13 हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। कई बार कि 2 हुआ है या बाई हुआ है, स्पीड बढ़ के उतनी हुई है, उतने से बढ़ा दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। राधिका वॉज लेट बाई 15 मिनट्स दैन द नॉर्मल टाइम टू लीव फॉर द ऑफिस। राधिका को ऑफिस से निकलने के सामान्य समय से 15 मिनट की देर हुई, 15 मिनट देर हो गई, इसलिए उसने अपनी चाल को सामान्य चाल से 40% बढ़ा दिया। 40% यानी कि कितना हुआ? 40% यानी कि 2/5। ठीक है, तो निकलने के समय से 15 मिनट की देरी हुई, तो इसलिए उसने अपनी चाल को 2/5 से बढ़ा दिया। यहाँ पे हमें बाई गिवन है, बाई 2 नहीं है, 40% यानी 2/5 से बढ़ाया है। यानी कि अगर हम स्पीड का अनुपात निकालना चाहें तो पहले अगर उसकी स्पीड 5 थी तो अब 2 से बढ़ाया होगा, क्योंकि 1 के लिए 2/5 से बढ़ाया तो 5 के लिए 2 से बढ़ाया होगा, यानी कि अब जो नई स्पीड है वो 5 + 2 यानी कि 7 हो जाएगी। यानी कि जो स्पीड का रेशियो है वो 5:7 का है। अगर स्पीड का रेशियो 5:7 का है तो टाइम का रेशियो ठीक उसका उल्टा, यानी कि 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो ऑलरेडी 15 मिनट लेट थी, इसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ा के चलना शुरू किया, लेकिन हुआ ये कि इसकी वजह से वो 5 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच गई। ठीक है, 5 मिनट पहले ही पहुंच गई, यानी कि 15 मिनट तो बाद निकली, इसके बाद भी 5 मिनट पहले पहुंच गई, यानी कि ये जो हमारा समय है ये उसको ऑफिस पहुंचने में टाइम लगा, जबकि नॉर्मल जो टाइम था उसका वो ये था, यूजुअल जो टाइम था वो ये वाला टाइम था। ठीक है, तो हम क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि टाइम का अनुपात 7:5 है। ठीक है, और ये 15 + 5 ये वैल्यू कितना है? 15 + 5 ये 20 मिनट्स है कि नहीं? 20 मिनट्स है, और यही तो दोनों टाइम का गैप है, दोनों का गैप है। 7 और 5 के बीच का गैप, जो 7 और 5 के बीच का गैप कितना है? 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट हमारा बराबर होगा 15 + 5 यानी 20 मिनट के।
तो अगर 2 यूनिट हमारा 20 मिनट के बराबर है तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट हमारा ऑब्वियसली 10 मिनट के बराबर होगा, 20/2 10 मिनट के बराबर होगा। तो 7 यूनिट हमारा 7 × 10 यानी कि 70 मिनट्स के बराबर होगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आमतौर पर लगने वाला समय ये 70 मिनट होगा। अगर अभी का समय पूछता 70 मिनट, ठीक है, 70 मिनट ये आमतौर पर लगने वाला समय है। अगर अभी का समय पूछता तो हमारा आंसर होता 50 मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस ऑफ काजल इज 40 किलोमीटर्स। तो काजल के घर और ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 40 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। एक दिन निकलने के समय से 1 घंटे देर से निकली काजल, तो इसलिए उसको अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना पड़ा ताकि वो सही समय पर कॉलेज पहुंच पाए। यहाँ पे हमको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस डी जो है वो 40 किलोमीटर्स है। हमें पता है कि पहले वाले केस में जब वो नॉर्मली निकलती तो उसका स्पीड एस रहता है, लेकिन क्योंकि आज वो 1 घंटे लेट निकली है तो उसका स्पीड उसको s+2 करना पड़ा। नॉर्मली अगर उसको टाइम t लगता है तो आज उसको टाइम लगा है t-1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमें बताया जो उसको रोज टाइम लगता था उससे आज 1 घंटे कम समय लगा है। तो क्या हम समय को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं? या तो हम समय को इक्वेट कर लें या हम स्पीड को इक्वेट कर लें, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? स्पीड ही निकालनी है, तो हम समय को एक बार इक्वेट कर लेते हैं। दोनों में से कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर हम t-1 ये हमारा 1 आ रहा है, जो नॉर्मल समय लगता है और जो आज का समय उसके बीच का गैप 1 आवर है, ठीक है। और ये t हमारा क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नॉर्मली डिस्टेंस 40 वो हमेशा तय करती है, स्पीड s थी, लेकिन आज उसका यही 40 डिस्टेंस तय करने के लिए स्पीड था s+2, यानी 40/s - 40/s+2 ये हमारा 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 40 × s+2 - 40 × s डिवाइडेड बाई s × s+2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, 40s से 40s कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 × 2 बचेगा 80, 80 विल बी इक्वल टू s × s+2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी s² + 2s - 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हम इस 2s को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 80 हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 को 2 पार्ट में तोड़ना है तो यानी कि 10 और 8 हो सकता है कि नहीं? तो ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? s² + 10s - 8s - 80 इज इक्वल टू 0। s × s+10 - 8 × s+10 इज इक्वल टू 0। s - 8 × s+10 इज इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई एक को तो 0 होना पड़ेगा, यानी कि या तो s - 8 0 होगा या s+10 0 होगा। अगर s - 8 0 है तो s हमारा 8 हो जाएगा, अगर s+10 0 है तो s हमारा -10 हो जाएगा। अब s क्योंकि स्पीड है हमारी, और स्पीड तो हमारी 0 से बड़ी ही होगी ऑब्वियसली, नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यानी कि ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, यही वाला केस होगा। तो हमारी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बढ़ी हुई चाल क्या है? तो ये s जो हमने निकाला है ये तो हमारी नॉर्मल चाल है, सामान्य चाल है, सामान्य दिनों की चाल है। तो आज का जो हमारा चाल है वो आंसर हमारा हो जाएगा s+2 यानी कि 10 किलोमीटर/आवर। सारी मेहनत करके लास्ट में ये ज़रूर देखना है, हमेशा देखना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार हमने जो चीज़ मानी होती है, कुछ एज्यूम किया होता है, और क्वेश्चन जो पूछ रहा होता है उनके बीच में फ़र्क होता है। तो हमेशा हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। यहाँ पे आंसर आ गया 10 किलोमीटर/आवर, पर हमें प्रोसेस बहुत लंबा लग गया। ठीक है, तो क्या हम किसी और तरह से करने का सोच सकते हैं जिससे कि हमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। जब भी कभी ऐसा कोई केस हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका है जिसको हम समझते हैं कि लेट अस से हमारा जो स्पीड है वो s1 और s2 है, ठीक है यहाँ पे, और टाइम जो है वो t1 और t2 है। तो अगर हम, और डिस्टेंस हमारी जो है दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, तो ऐसे किसी भी केस में हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि s1 × s2
यानी कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा हमारा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों स्पीड का जो अंतर होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है हमको, और डिवाइडेड बाई दोनों टाइम का जो अंतर होगा। फॉर्मूला याद करने के लिए क्या तरीका है कि हमने यहाँ पे क्योंकि स्पीड का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो न्यूमरेटर में भी हमारा स्पीड का डिफरेंस आएगा, डिनोमिनेटर में टाइम का डिफरेंस आएगा, ठीक है, और डिस्टेंस तो न्यूमरेटर में ही आने वाला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बजाय की डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने के, सॉरी, बजाय की स्पीड मल्टीप्लाई करने के टाइम मल्टीप्लाई करें t1 इंटू t2, और ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस इंटू टाइम का डिफरेंस डिवाइडेड बाई स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ भी वही सेम चीज़ है क्योंकि टाइम का मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, तो न्यूमरेटर में हमारा टाइम आएगा, टाइम का डिफरेंस आएगा, और डिनोमिनेटर में स्पीड का डिफरेंस आएगा। यूनिट भी हमारा मैच करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 बार टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक बार तो टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है और डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी टाइम ही होगा, ठीक है। अब हम फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि पहले वाले केस में S1 हमारा S था, S है, और S2 हमारा S+2 है, ठीक है। तो क्या हम S इंटू S+2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में 40 किलोमीटर्स गिवन है, और S1 और S2 के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 2 किलोमीटर्स का, 40 इंटू 2, और T1 और T2 दोनों टाइम के बीच का फर्क 1 घंटे का है, तो 40 इंटू 2/1 यानी कि S इंटू S+2 हमारा 80 आ रहा है। यानी कि दो ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 है, उनका मल्टीप्लिकेशन 80 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो बिल्कुल यहाँ पे 8 इंटू 10 हम कर सकते हैं, यानी कि S हमारा 8 हो जाएगा, S+2 हमारा 10 हो जाएगा, और क्वेश्चन में हमसे S+2 की ही वैल्यू तो पूछी गई है, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम टाइम के हिसाब से अगर करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि एक टाइम हमारा t था, दूसरा टाइम t-1 था, डिस्टेंस 40 गिवन था, दो टाइम का अंतर कितना है? 1 घंटे का है, 40 इंटू 1, और स्पीड का अंतर 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 40/2 ये 20 आ गया। तो t इंटू t-1 दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 1 का है और गुणा करने पे 20 आएगा, तो यानी कि वो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 5 और 4, तो t हमारा 5 आ गया, t-1 4 आ गया, ठीक है। तो अगर t-1 हमारा 4 है, क्योंकि हमें बढ़ी हुई चाल बतानी है, यानी कि 4 घंटे का समय लगा उसको जब वो इंक्रीज करने के बाद में गई, तो स्पीड कितना हो जाएगा? S2 हमारा हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 4, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अगला सेशन जब हम करेंगे, अगले सेशन में ऐसे हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और आगे के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एवरेज स्पीड के हों, चाहे वो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हों, बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हों, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम आगे प्रैक्टिस करेंगे आगे के सेशन में। आई होप ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा, पढ़ते रहिएगा, आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।